सर लीडर्स की अगर बात करें तो लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। एक और क्वालिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपका क्या कहना है एक लीडर्स में उस क्वालिटी के बारे में? एक लीडर को इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक जो सैंडविच की तरह हो जाते हैं कई बार लीडर्स, ऐसा लगता है कि ऊपर में भी एक ब्रेड है हायरार्की है, नीचे में भी टीम है जो बहुत सारी चीजें बोलती है। बट लीडर्स का क्या काम होता है, मैनेजर्स का क्या काम होता है? काम करवाना, उनको करवा, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट दे, मोरल सपोर्ट दे या उनके लिए अवेलेबल रहे, कोई भी चीज करे, थोड़ा स्पेस देना होता है। सो वो एक क्या बैलेंसिंग आप मुझे टिप देना चाहेंगे? देखो, आपने कहीं ना कहीं ये लाइन बहुत जगह पढ़ी होगी, खास करके ट्रकों के पीछे लिखी होती है, दुर्घटना से देरी भली। इंसान अपनी एथिक्स को भूल गया है। पहले के जमाने में देखो, हमारे दादा थे, वो अपने एथिक्स को लेके, अपने उसूलों को लेके बहुत चलते थे। अभी भी लोग काम कर रहा है तो काम करने के लिए काम कर रहा है, पर कई बार इंसान भूल जाता है कि मेरी भी चीजें हैं, मेरे लाइफ में एथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको पॉजिटिव मैनर में याद रखें, तो आपको अपनी एथिक्स को बनाए रखना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो। यस। तो सर, आज हम इस पॉडकास्ट में कोई मोटिवेशन की बात करने नहीं आए हैं, आज हम स्ट्रांग बनने भी नहीं आए हैं। आज हम एक इंसान बन के बात करेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, मन में था, कि हम हर एक चीज कर रहे हैं लाइफ में, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सारी चीजें, बट एट द एंड क्या होता है, हम इंसान बनना भूल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको वो एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है? आपको कभी ऐसा लगा है कि आई एम डन विद एवरीथिंग, सारी चीजों से, चाहे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे जीना है, मुझे खुद को समय देना है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपका वो क्या तरीका है, अगर आप खुद को टाइम देते हैं, बोलते ना इंसान बन के खुद जीते हैं? राइट। देखो, आज से अगर ये 3 साल पहले अगर कोई यही सवाल मुझसे पूछता तो शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैप में फंसा था जिस ट्रैप के अंदर आज मोस्ट ऑफ दुनिया फंसी हुई है। आज की सिचुएशन कैसी हो गई है कि सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। इसके अंदर पूरी दुनिया फंस गई है। अब कोई इसके बीच में जॉब में दौड़ रहा है, कोई बिजनेस में दौड़ रहा है, कोई फ्रीलांसिंग में दौड़ रहा है, कोई करियर बनाने के लिए दौड़ रहा है, कोई स्टडी के लिए दौड़ रहा है, कोई अब्रॉड के लिए दौड़ रहा है, XYZ, मतलब हर इंसान इसी ट्रैप में दौड़ रहा है। तो ये चीज अगर 3 साल या 2 साल पहले मुझसे कोई पूछता तो शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाता, लेकिन आज आपने ये सवाल पूछा तो मैं ये कहता हूं कि पहले के मुकाबले अब मैंने भागदौड़ लगभग कम कर दी, बहुत कम कर दिया। पहले कैसा था कि आपको किसी चीज के पीछे भागना होता है, और क्यों भागना होता है? क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास वो चीज आ जाती है जिसके लिए आप भाग रहे थे, तब आपको समझ में आता है कि उस चीज के पीछे भागते भागते मैंने क्या गंवा दिया। कई बार कुछ चीज पाने के चक्कर में हम क्या गंवा देते हैं हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो चीज हासिल नहीं हो जाती, और जब हासिल हो जाती है तब हमें लगता है कि हमने इससे वैल्यूएबल चीज गंवा दी, एंड दैट इज टाइम। आज देखो, किसी ने बहुत अच्छी चीज कही है कि इस दुनिया में आए हो तो आपके लिए रोटी का इंतजाम भगवान ने किया ही है। तो इतना ज्यादा सीरियस हो नहीं जाना है, क्योंकि जिंदगी मिली है तो आपको उसको जीना है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि इस जिंदगी में इकट्ठा कर लेते हैं, अगली जिंदगी मिले कि उसमें एंजॉय करेंगे। बट हकीकत देखने जाए तो इसी जिंदगी के अंदर सारी चीजें आपको करनी है। अगर ये जिंदगी को आपने सिर्फ इकट्ठा करने में बिता दिया तो आपको अगली जिंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई श्योरिटी है नहीं, राइट? तो और मिलेगी भी तो क्या जरूरी कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस घर में आप हो, उसी घर में मिलेगी और आपको वो सारी चीजें याद होगी। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो पूरी जिंदगी इकट्ठा करने वाले हैं, लेकिन उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो 3 साल पहले मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं भी बहुत चीजों के पीछे भागता था और ऐसा लगता था कि इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना है। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे घटनाएं घटी और उस घटनाओं से ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी में सिर्फ भागना नहीं है, जीना है, और जीने के लिए चाहिए ठहराव।
तो वो ठहराव मैं मेरी जिंदगी के अंदर लेकर आया और आज मैं जिंदगी को एंजॉय करता हूँ रादर देन किसी चीज के पीछे भागना। देखो, काम जरूरी है हर इंसान के लिए, लेकिन सिर्फ काम जरूरी है ये गलत है। काम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जब आपकी जिंदगी का संपूर्ण हिस्सा काम बन जाता है तब आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। और आज लगभग इसी चीज के पीछे हर इंसान भाग रहा है कि काम को ही उसने जिंदगी बना दिया है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल, उसकी सोशल लाइफ, उसकी खुद की कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल की लाइफ, उसकी घर समाज की लाइफ लगभग खत्म हो गई है। आज माहौल ऐसा बना दिया गया है, बच्चे स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं, कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोगों को बताया जा रहा है करियर बनाओ, करियर बनाओ। और करियर बनाने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं और उस चक्कर में कितनी चीजें छूट जा रही है उनको पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने मेरी जिंदगी के अंदर ठहराव लाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये ठहराव लाने से जिंदगी आप महसूस करते हो। आपने देखा होगा और लगभग बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, आप गांव में चले जाओ और शहर में जाओ, दोनों के दिन में फर्क पड़ता है। गांव में हर चीज आपको महसूस होती है कि सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, आपको महसूस होता है। लेकिन शहर में आपको महसूस नहीं होता है, सुबह हुआ फिर शाम हो जाता है और पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। तो ये चीजें जिसने महसूस की है ना, उसको पता होगा कि यार जिंदगी में भागने से हम क्या चीजें गंवा रहे हैं। तो मेरा तो अभी फिलहाल तरीका ये है कि भागना बंद कर दिया है, अब ठहराव जिंदगी के अंदर है। ओके, तो सर जैसा आपने बोला कि एक टाइम के बाद लोग बोलते हैं, मतलब फैमिली वाले बोलते हैं या जो भी, कि करियर बनाओ, करियर के पीछे भागो। तो भाग ही रहे हैं, भागना ही हमारी जिंदगी का पार्ट है। चाहे हम घूमने के लिए भागे, लोग दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, भाग के काम करें, चीजों को फुलफिल करें। तो करियर बनाना तो वो इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान बनाता है। उसके बिना आपकी लाइफस्टाइल एक नॉर्मल हो सकती है, एवरेज हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती जैसी आपको चाहिए। करियर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर क्या हम करियर बनाते वक्त उस चीज को चुनते हैं जो हमें चाहिए? क्या हम करियर बनाते वक्त अपने पैशन को चूज करते हैं या एक्सपेक्टेशन को लोगों की? क्या हमें एक जॉब मिल रहा है जहां से मेरी चीजें फुलफिल हो रही है, कि मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मेरे पर्सनल एक्सपेंस हो गए, किसी की फैमिली में कोई बीमार होता है, किसी की बहन की शादी होती है, कोई भी वट एवर रीजन। तो क्या हम उस एक्सपेक्टेशन को लोगों की फुलफिल कर रहे हैं या हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों? देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आज ना इसका आंसर लगभग हर इंसान को चाहिए। मैं अक्सर कर देखता हूं कि लोग अपने पैशंस, अपने ड्रीम, अपनी चीजों के पीछे कम भागते हैं, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरा करने के पीछे ज्यादा भागते हैं। घर की एक्सपेक्टेशन होती है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है, रिलेटिव्स की होती है, कॉलिग्स की होती है, अपने बॉस की होती है, या फिर अपने क्लाइंट्स की होती है, या फिर समाज की होती है। तो एक इंसान परेशान इसलिए नहीं होता है कि वो अपने ड्रीम के पीछे भाग रहा है, क्योंकि आप अपने ड्रीम के पीछे भागोगे तो आपको थकान नहीं लगेगी। राइट। लेकिन आप थकते तब हो जब आप दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में भागते हो। और बहुत पुरानी कहावत है कि आप इस दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो, और हम ज्यादातर यही करने की कोशिश करते हैं कि हम हर इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं, और उस खुश करने के चक्कर में हम अपनी चीजों को दुखी कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। और ये एहसास हमें बाद में होता है जब समय निकल जाता है, और वो समय निकलने के बाद जो एहसास होता है ना, उसमें ऐसा पता चलता है कि यार मैं तो पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में भागता रहा, मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। क्यों हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि है, वो कहते थे ध्यान करो। ध्यान करने में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है ना, वो ये होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने अंदर की चीजों को, अपने आप के अंदर जो चीजें चल रही है ना, उसको आप महसूस कर पाते हो। अभी मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन कैसी हो गई है कि हम दूसरे के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में हमने अपने से बात करना बंद कर दिया कि मेरी खुद की क्या पसंद है, मेरी खुद की क्या चाहत है, उसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे जब समय निकल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो दूसरे के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया।
और ये रियलाइज जितना जल्दी हो जाए ना, उतना जल्दी आपकी जिंदगी और बेहतर बन सकती है। आज लोगों के खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण यही है। आज हैप्पी क्यों नहीं है लोग? क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में अपना करियर, अपना समय और अपनी जिंदगी लगा रहे हैं और अपनी चीजों को वो इग्नोर कर रहे हैं। पर सर एक हार्श रियलिटी ये भी है कि जैसा हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर जैसा है कि हर एक पर्सन एक एज के बाद, एक जो मैच्योरिटी वाली एज आती है, तो वहां पे वो उसको ये चीज रियलाइज होता है कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा तो वो सेल्फिशनेस है। एक चीजें होती है कि वो अपने से ज्यादा प्रायोरिटी अपने फैमिली को देता है, उनके पेरेंट्स को देता है। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई पर्सन है, उसके अकाउंट में 600 रुपए हैं, फैमिली को 500 की नीड है, तो वो 500 देगा, 100 रखेगा, पर वो यहाँ वहां पे ये नहीं बताएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वही चीज होती है ना, ये तो छोटा सा एग्जांपल है। तो हम हर एक चीजों में अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, या जो भी हमारे लिए मैटर करते हैं, उनकी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हम उसमें कैसे बैलेंस करें कि नहीं, ये तो मेरा एक पार्ट हो गया, मैंने जॉब पे भी रोल प्ले कर लिया, मैंने फैमिली पे भी कर लिया, फ्रेंड्स पे भी कर लिया, थोड़ा सा मैं अपने आप को भी, कैसे वो बैलेंस कैसे करेंगे कि हाँ, हम अपने जो इनर पीस होती है एक इंसान की, उसको टाइम दे, खुद को हील करे। वो बोलते हैं ना, सोल को हील करना, तो जो चीज चाहिए होती है वो कैसे हम करें? देखो, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। आज के टाइम में क्या है कि हम अपना हर मतलब पूरा टाइम जो है, पूरी एनर्जी जो है दूसरों के लिए हम लगा रहे हैं। दूसरी चीजें भी हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। हमारी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलेटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा सोशल समाज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप भी तो इंपॉर्टेंट हो। आपको ये महसूस करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या हो गया ना, हम में से बहुत सारे लोग पत्थर जैसे हो गए हैं और उनकी एक्टिविटी रोबोट जैसी हो गई है कि मतलब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, दैट्स इट। मतलब वो फीलिंग अपने लिए, उनकी जो फीलिंग है ना, वो धीरे धीरे मर जा रही है। मतलब खुद को समय देना है, खुद के लिए कुछ चीजें करनी है, खुद के लिए कुछ बेहतर करना है, अपनी कोई मनपसंद की चीज करनी है, इसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। और ये ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि खुद के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं होता। एक बहुत अच्छा कोट है जो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सुबह का मजा वही ले पाता है जो जल्दी जाग जाता है। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी है। आप जिंदगी को तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप अपने लिए अपनी पसंद की चीज करोगे, तब आप दूसरों की चीजों करने में आप सक्षम बन पाओगे। मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। मेरी लगभग रूटीन जो है ना फिक्स है, हर चीज का मेरा रूटीन फिक्स है। लेकिन कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत, तो वो मैं मेरे सारे रूटीन को ब्रेक कर देता हूँ, सब चीज को ब्रेक कर देता हूँ। मतलब मुझे एक दिन या 2 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना अपने मनपसंद की चीज करने की जरूरत है, तो मैं वो 1-2 दिन में अपने सारे रूटीन को तोड़ देता हूँ और वो 1-2 दिन जैसा मेरा मन करता है ना, मैं वैसा जीता हूँ। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से मेरा बैक टू रूटीन। सो सर, लीडर्स की अगर बात करें तो लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। एक और क्वालिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो आपका क्या कहना है एक लीडर्स में उस क्वालिटी के बारे में? देखो, आज एक लीडर को इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रो करते हो आपके बिजनेस को या आपकी लाइफ में या किसी भी तरीके से, या आप लीडर बनते हो, तो आपके जो कलीग्स होते हैं वो लोग बहुत सारी चीजें आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके लिए वो वर्ड नहीं होता उनके पास। तो उनके बिना बोले समझने के लिए आपको अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करना पड़ेगा, मतलब डेवलप करनी पड़ेगी। और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर या अपने लाइफ में जो भी लोग आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके, उनकी चीजों को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक लीडर की सबसे बड़ी जवाबदारी है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उनके साथ काम किया है। तो कई बार उनके बिजनेस में बहुत नीचे के पायदान का जो बंदा होता है ना, तो एक लीडर ना कहीं जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो समझ जाता है कि नीचे के पायदान का जो बंदा होता है उसको कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक स्टोरी बड़ी फेमस है
एक बंदा एक कंपनी में काम करता है और वो जब वो कंपनी के अंदर एंटर करता है तो वॉचमैन को गुड मॉर्निंग बोलता है और शाम को जब निकलता है तब गुड नाइट बोलता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि कंपनी के अंदर वो स्टोरेज में वो लॉक हो गया, वो बंदा लॉक हो गया स्टोरेज में, और स्टोरेज में धीरे 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 जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाने लगा। और सिचुएशन ऐसी आई कि उसने बहुत चिल्लाया, बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, सब चीज बंद हो चुका था। और जैसे ही ऐसी सिचुएशन है कि भाई अब वो नहीं बचेगा, अचानक से दरवाजा खुला, और दरवाजा खुला तो देखा कि उसने वो वही वॉचमैन है कि जिसको उसने सुबह में गुड मॉर्निंग और शाम को गुड नाइट बोलता था। तो उसने उसको बाहर निकाला और उसकी जान बची। उस बंदे ने पूछा उसको, यार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लॉक हूं या मैं अंदर हूं? बोले सर, आप सुबह आए, आपने गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन शाम को जाने के टाइम पर आपने गुड नाइट नहीं बोला, और तभी मुझे डाउट हुआ कि आप अंदर ही हैं, और इसलिए मैंने अंदर आपको ढूंढने की कोशिश की और आप यहां मिले। सो ये एक कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है कि आप बिना बोले लोगों की फीलिंग को समझ जाओ। तो इसी तरीके से एक बिजनेसमैन को भी जब जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है ना, तब उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना डेवलप करने की जो जरूरत होती है वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि उस टाइम पर आप पैसा लोगों को अच्छा दे रहे होते हो, एटमॉस्फेयर अच्छा दे रहे हो, आप उनको फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हो, आप उनको सारी चीजें बेटर फील करवा रहे हो। तो अब जब उसको सारी चीजें मिल रही है तब उसको क्या चीज चाहिए? तब उसको एक लीडर के पास से चाहिए होता है लव, प्यार, इमोशन, कहीं ना कहीं फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चाहिए होता है। और अगर एक लीडर उनको ये चीजें प्रोवाइड करता है तो जो लीडरशिप की जो पोजीशन है या जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं उस कंपनी में लंबे टाइम तक टिकते हैं। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि एक लेवल के बाद का जो पोजीशन होता है, जैसे कंपनी में सीईओज होते हैं, सीएक्सओज होते हैं, तो ये लोग किसी भी कंपनी में सिर्फ सैलरी या ब्रांड या फिर अच्छी फैसिलिटी के कारण नहीं रुकते हैं। ये रुकते हैं कि उनको उनके लीडर के पास से कितनी ज्यादा इमोशन मैच हो रही है। तो जब एज अ लीडर हम ग्रो करते हैं तो उन चीजों को हमें डेवलप करने की बहुत जरूरत है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिससे आप लोगों की फीलिंग को समझ पाओगे। ओके, फीलिंग समझने की बात हो ही रही है, तो लीडर्स बीच वाले होते हैं, ना ही वो एम्प्लॉयर होते हैं ना ही एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, क्वालिटी सब में होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो एक जो सैंडविच की तरह हो जाते हैं कई बार लीडर्स, ऐसा लगता है कि ऊपर में भी एक ब्रेड है, हायरार्की है, नीचे में भी टीम है जो बहुत सारी चीजें बोलती है। बट लीडर्स का क्या काम होता है, मैनेजर्स का क्या काम होता है? काम करवाना, उनको करवा, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट दे, मोरल सपोर्ट दे, या उनके लिए अवेलेबल रहे, कोई भी चीज करे। अगर आपका टीम डिस्टर्ब है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी टीम डिस्टर्ब है, वो किसी भी पर्सनल चीजों को लेकर के, प्रोफेशनल चीजों को लेकर काफी डिस्टर्ब है। सो उस टाइम पे मैं उसके साथ कैसे बिहेव करूं, मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट करूं, कैसे उसे समझाऊं, कंसोल करूं, या जो भी, कि वो जो एक वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो ड्यूटी आवर में है, वो उस चीज को भी फुलफिल करे और मैं उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी दे सकूं, और वो चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो। बिकॉज मुझे अगर मैं मैनेजर हूँ फॉर एन एग्जांपल, सो मुझे ऊपर की हायरार्की को भी आंसरेबल होना है कि मेरी टीम ने क्या काम किया पूरे महीने। मुझे भी मेरी टीम है तो उनकी भी चीजों को समझना है कि मैं उनकी मैनेजर, तो मैं बहुत प्रेशराइज नहीं कर सकती हूँ, प्रेशर से बहुत काम नहीं होता है, थोड़ा स्पेस देना होता है। सो वो एक क्या बैलेंसिंग आप मुझे टिप देना चाहेंगे कि वही सैंडविच के अगर बीच के पार्ट हो आप, तो ऊपर और नीचे दोनों को बैलेंस करके चलो। देखो, आपने कहीं ना कहीं ये लाइन बहुत जगह पढ़ी होगी, खास करके ट्रकों के पीछे लिखी होती है, दुर्घटना से देरी भली। राइट? इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिसके कारण आपका बहुत नुकसान हो, उससे बेटर है थोड़ा सा लेट हो जाए, चलेगा। तो इसी तरीके से मानो कि कोई बंदा, कोई टीम है, एज एग्जांपल आपकी बात करते हैं, आपकी टीम डिस्टर्ब है और उस सिचुएशन आप उन पर प्रेशर बनाओगे काम देने का, तो वो या तो टूट जाएंगे या छोड़ देंगे। और इन दोनों में बेनिफिट, या आपको बेनिफिट तो है नहीं, लॉस ही है।
अगर वो छोड़ देंगे तो आपको नया टीम लाना पड़ेगा, नए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, फिर से नई गिल्ली नया दाव, राइट। तो बेटर ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, आपकी टीम में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए, तो टेक ए पॉज, और उस टाइम पर भले थोड़ा सा आपकी कहते हैं ना देर हो जाए आपके टारगेट्स को पूरा करने में या आपके टाइम लाइट को मीट करने में, लेकिन एटलीस्ट दुर्घटना होने से तो बच रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ब्रेक लो, उनको भी ब्रेक दो, थोड़ा सा उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, जिससे वो थोड़ा सा लाइट हो सके, उनके ऊपर जो प्रेशर, उस प्रेशर को वो कम कर सके। और एक बार वो थोड़ा लाइट अप हो गए हैं, उनकी प्रेशर कम हो गया है, तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस आ जाएगा। देखो, आज कोई भी इंसान किसी भी काम को करने में कभी भी ये चीज नहीं सोचता है कि मैं इस काम को जानबूझकर नहीं करूंगा। बहुत कम कामचोर होते हैं कि जो जानबूझ के काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उनका आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको प्रेशर दूं और रिजल्ट निकलने के लिए मैं जोर लगाऊं, इससे वो टूट जाएंगे, वो छोड़ देंगे। तो टेक ए पॉज, थोड़ा समय लो, थोड़ा सा उनको कंसोल करो, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करो, थोड़ा सा उनको गाइड करो, और उनको बोलो डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ में हूं और मिलके ही चीजों का सॉल्यूशन करेंगे। जब एक इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि मेरे अंदर जो फीलिंग चल रही है वो कैसी है, रादर देन कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, वो आपके साथ लंबा टाइम टिकता है। जिस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी परवाह ऊपर से की जा रही है, वो उस कंपनी में ज्यादा लंबा टाइम काम करता है। लेकिन जिस इंसान को सिर्फ ये महसूस होता है कि मुझे ऊपर से सिर्फ एक चीज के लिए काम मिल रहा है या एक चीज के लिए फोकस की जा रही है कि आपसे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऊपर वाला सिर्फ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो वो बंदा भी सिर्फ आपसे सैलरी की एक्सपेक्टेशन करेगा, नथिंग मोर। लेकिन अगर नीचे वाले बंदे को ये फील हो रहा है कि मेरा ऊपर वाला बंदा मुझे हेल्प करने की, मुझे गाइड करने की, मेरे साथ में अच्छी चीजें होने की, अगर वो बंदा प्लान कर रहा है कि ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है मेरी लाइफ में चीजें अच्छी हो, तो वहां पर वो लंबे टाइम टिकेगा। मैंने बताया ना कि आज के टाइम पर एक लेवल के बाद में आपको पैसे की जरूरत कम, इज्जत की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। तो खास करके आप जब लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हो, लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, लोगों को आप कहीं ना कहीं ये फील करवाना शुरू करते हैं दैट यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, तो वो आपके साथ लंबे टाइम तक टिकते हैं। तो ये एक्चुअल में फील करवाने के लिए होनी चाहिए या जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखो, जेन्युइन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज है अपना जो फेक है उसको लंबे टाइम तक आप कैरी नहीं कर सकते हो, समझना। आज हम जैसे कि फिल्म स्टारों की बात करते हैं जो एंटरटेनर्स हैं, ठीक है, तो वो एंटरटेनर की आप देखो कोई मूवी आई तो उनकी मूवी के अंदर जो कैरेक्टर होता है, क्या वो एक्चुअल में उनकी रियल कैरेक्टर है? नहीं ना। और हम सब जानते हैं, इसलिए हम मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो फेक चीजें होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, तो आपको जेन्युइनली उनकी परवाह करनी पड़ेगी। आप अगर उनको एज अ फैमिली ट्रीट करोगे तो वो आपकी फैमिली बनेंगे, लेकिन आप उनको एज अ फैमिली जैसा ट्रीट करने की कोशिश करोगे तो वो भी आपकी फैमिली जैसा ही बनने की, फैमिली जैसा बनने की कोशिश करेंगे। दैट मीन आप जो डिलीवर करोगे वही आप रिसीव करोगे। तो एज अ लीडर मैं ये कहूंगा कि आप जब भी किसी भी टीम को लीड करते हो, कहीं पर भी लीड करते हो, तो आपको अपने लोगों की परवाह करनी होती है, और जब आप उनकी परवाह करते हो तो वो आपके लिए जेन्युइनली खड़े होते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी हैं, जिस टाइम पे 26/11 का अटैक हुआ था, समझना, तो 26/11 का अटैक जो हुआ था तो उस ताज होटल के आसपास के जितने लोग थे जिनको भी उस अटैक के कारण कहीं ना कहीं लॉसेस हुए थे, वो सारे लॉसेस गवर्नमेंट ने कितने सालों के बाद उनको डिलीवर किया, लेकिन रतन टाटा ने विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर उनके सारे लॉसेस को उन्होंने डिलीवर करके दिया, बिकॉज कि उनको रियल में उन सभी लोगों की परवाह थी। एंड ही वाज अ पर्सन जिनको ऐसा फील, जो ऐसा मानते थे कि मेरे बिजनेस से जितने लोग जुड़े हैं आसपास वो सब मेरी फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं।
करते थे। एंड इसीलिए आज भी जितने लोग हैं हमारे पूरे इंडिया में, आई थिंक लगभग कोई ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा सर से हेट करता होगा, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, क्योंकि वो जेन्युइनली लोगों की बहुत परवाह करते थे। जेन्युइन होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, तो ही वो क्वालिटी आपकी होगी। एग्जैक्टली। फेक चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं आप कैरी कर सकते हो। राइट सर। तो बोल सकते हैं सर कि जो लीडर्स भी होते हैं, चीजों को देख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सारी चीजों को कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक टाइम चाहिए होता है कि वो खुद को भी हील करें। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। कंपनी के साइड से भी चीजें हैं, फुलफिल करनी है, हम हैं वहां पे, इसलिए टीम के साइड से भी है, तो वहां पे खुद को एक बोलते हैं ना, जो सोल को सेटिस्फाई करके काम करना। और एक चीज और, अगर लीडर्स की बात होती तो एक रिस्पेक्ट आ जाती है, जो कि आजकल की टाइम पे बहुत चल रही है कि रिस्पेक्ट 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 देना चाहिए, हर एक पर्सन डिजर्व करता है। पर जो पर्सन डिजर्व करता है वो भूल जाता है कि रिस्पेक्ट दोनों साइड से होता है, ऑब्वियसली म्यूचुअल फीलिंग्स है, गिव एंड टेक का। बिल्कुल सही बात। सो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स में ये चीजें होती है, लोग जैसे प्रेस्टीज की बात, प्रेस्टीज हर्ट हो जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाते हैं कि कैसे कोई कल का आया पर्सन कुछ भी बोल सकता है, चाहे वो सच बोले या झूठ बोले। उन लोगों में उतनी वो केपेबल ही नहीं होते कि वो उनका सच उन्हें कोई दिखाए सामने से तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। इवन दो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा मेरे सामने तो काफी सिनेरियोस, केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लोग एथिकली नहीं जाता है। कई बार ऐसा हो गया ना कि इंसान अपनी एथिक्स को भूल गया है। पहले के जमाने में देखो, हमारे दादा थे, हमारे जो भी पूर्वज लोग थे, दादा हैं, वो अपने एथिक्स को लेके, अपने उसूलों को लेके बहुत चलते थे। अभी भी लोग काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अगर काम कर रहा है तो काम करने के लिए काम कर रहा है, पर कई बार इंसान भूल जाता है कि मेरी भी चीजें हैं, मेरे लाइफ में एथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें एथिकल चीजें करनी चाहिए, अनएथिकल क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात। और वो कई बार लोग भूल जाते हैं कि एथिक्स के साथ जाने वाली चीजें ज्यादा बेटर होती है। उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि काम सब करते हैं पर एथिक्स के साथ काम सब नहीं करते हैं? देखो, मैंने पहले भी ये चीज कही कि अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको पॉजिटिव मैनर में याद रखें, तो आपको अपनी एथिक्स को बनाए रखना पड़ेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ को आपने जैसे कहते हैं ना कि जीना चाहते हो, और आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है या आपको लोग कैसे याद रखें, तो आपको जो मन करना है वो करो। आज देखो, एक सिंपल सी चीज है, आज ऐसा क्यों है कि हर बिजनेसमैन का एक ड्रीम होता है कि भाई मैं भी रतन टाटा सर जैसा एक ब्रांड बनाऊं, मैं भी एक ऐसी कंपनी बनाऊं जमसे टाटा जी जैसे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि मैं दाऊद इब्राहिम जैसा बनूं? समझो, आज ज्यादातर लोग, आज दाऊद इब्राहिम के पास भी बहुत पैसा है और रतन टाटा सर के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं? रतन टाटा सर की तरह। क्यों? बिकॉज दैट लेगेसी उन्होंने जो क्रिएट की है, और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये रूल बनाया है कि भाई मैं किसी भी कस्टमर या किसी भी मेरे पार्टनर के साथ में कभी किसी तरह का बुरी चीज नहीं करूंगा। ये उनकी एक लेगेसी रही है, और ये सिर्फ रतन टाटा जी की बात नहीं है, ये उनसे पहले जितने भी लोग, जिन लोगों ने टाटा सन्स को संभाला है, उन सब लोगों ने, ये जमशेद टाटा जी के साथ से शुरुआत हुई थी, जिन्होंने ये लेगेसी क्रिएट की थी कि हमारी कंपनी हमेशा उस चीज पर बात करेगी जो हमारे कस्टमर्स, हमारे वेंडर्स, हमारे सप्लायर, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके फेवर में बात करेगी। एज एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि कुछ टाइम पहले साइरस मिस्त्री रतन टाटा सन्स के सीईओ थे, चेयरमैन सीईओ थे, तो उनको रतन टाटा जी ने इमीडिएटली फायर कर दिया। और क्यों फायर किया? बिकॉज टाटा एंड डोकोमो के बीच में एक डील हुई थी जब डोकोमो इंडिया आया था। उस टाइम पर एक डील हुई थी, और वो डील के अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी कि जब भी डोकोमो इंडिया छोड़ के जाएगी तो डोकोमो को जो भी चीजें उसका कंपनसेशन बनता है वो चीजें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज के उसको देनी पड़ेगी। इस बात के ऊपर एग्रीमेंट बना था। जब डोकोमो जाने लगा, एट द टाइम साइरस मिस्त्री जो थे वो कंपनी के चेयरमैन थे,
टाटा सन्स के, उन्होंने मना कर दिया कि बोले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और ये बात पहुंची कोर्ट तक। और जब कोर्ट के ऊपर बात आई, जब ये बातें रतन टाटा सर के पास पहुंची, तो रतन टाटा सर ने बोला कि ये चीजें तो हमारी बात हुई थी पहले से ही, तो कैसे डिनाई कर सकते हैं। एंड एट द टाइम इमीडिएटली उन्होंने साइरस मिस्त्री को फायर कर दिया, द चेयरमैन उस कंपनी के। उस टाइम पे वो सीईओ आई थिंक है, उनको उन्होंने फायर कर दिया। इतने बड़े बंदे को तुरंत इमीडिएटली फायर कर देना। तो उन्होंने जब ये चीज का क्लैरिफिकेशन दिया, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे एथिक्स में नहीं है, हमारे कंपनी के कोर आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि हम किसी का कुछ भी बिगाड़े हमारा बेनिफिट करने के लिए। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आज हम सबकी नजर में वो कंपनी, वो पर्सन एक बहुत बड़ा लेजेंड है, और हम सब उसकी तरह बनना चाहते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट एथिक्स जो उन्होंने अपनी कंपनी के डीएनए में डाल दिया है। आज टाटा में काम करने वाला इंसान, कहते हैं ना, इस बात से कम रिलेट करता है उसको सैलरी कितनी मिल रही है, वो इस बात से ज्यादा रिलेट करते हैं आई एम प्राउडली पार्ट ऑफ टाटा। तो कहीं ना कहीं टाटा में काम करने वाला इंसान ना अपने आप को टाटा का हिस्सा मानता है। और क्यों? क्योंकि वो लेगेसी जो क्रिएट की है ना, उस लेगेसी को हर एक इंसान कैरी करना चाहता है। तो कहते हैं ना, आपके एथिक्स जो होते हैं ना, वो आपको डिफाइन करते हैं कि हु आर यू। तो अगर आप अपने करियर को ऐसा बनाना चाहते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको आइडल माने, लोग आपकी तरह बनना चाहें, लोगों के बीच में आपकी वैल्यू हो, तो आपको अपने लिए एथिकल तो रहना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। याद रखना, एथिक्स को ब्रेक करके आप बिजनेस तो बड़ा कर लोगे, लेकिन आप वैल्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे। लोग आपको मानेंगे नहीं। हाँ, बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप अमीर आदमी हो, आप बिजनेसमैन बड़ा हो, आपने अपने अपनी लाइफ में अच्छे पैसे कमाए, ओके ठीक है, लेकिन आपकी तरह नहीं बनना है। तो एथिकल इंसान की तरह लोग बनना चाहते हैं। अगर वो लेगेसी क्रिएट करनी है, तो आपको एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने एथिक्स के ऊपर, एथिकली हमें कैसे काम करना चाहिए, वैल्यूज के बारे में। बट सारी चीजें हम देख ले, एथिक्स फॉलो कर ले, टाइम मैनेजमेंट लाइफ रूटीन में ले आए, बैलेंस कर ले अपने इनर पीस को, जो इनर स्ट्रगल होता है हर एक पर्सन फेस करता है अपनी लाइफ में, सारी चीजें स्मूथ चल रही, सब ठीक है। सो एक वर्ड आता है फ्रीडम। सो आपके लिए फ्रीडम क्या है? मतलब क्या एक एग्जाम्पल है फ्रीडम मतलब क्या होता है, और एक किसी भी पर्सन को मिल रहा है, चाहे उसके काम में हो, पर्सनल में हो, या कहीं घूमना, हर एक पर्सन के लिए अलग एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रीडम के लिए। तो आपके लिए फ्रीडम मतलब क्या है, क्या एग्जाम्पल है आपके लिए? देखो, मेरे लिए फ्रीडम का मतलब सिंपल सा है, मैं वो सारे काम करूं जो मुझे पसंद है, लेकिन किसी का नुकसान किए बिना। समझना, कई बार क्या होता है, फ्रीडम का मतलब लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि मैं जो मन करे वो करूं, भले उसमें किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं ऐसा फ्रीडम नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज करूं जो मुझे पसंद है, लेकिन मेरे काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लाइफ में हो। अब एज एग्जाम्पल मानो कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एज ए एम्प्लॉय हूँ, मैं फ्रीडम का एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन उसके कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। इज दैट माई फ्रीडम? नो। मैं बिजनेस में हूं, मैं बिजनेस में मेरे हिसाब से जो मन कर रहा है वो कर रहा हूं, लेकिन उसके कारण कस्टमर को, उसके कारण गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। इज दैट फ्रीडम? नो। और मेरी लाइफ में ही एज एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है मैं खूब तेज गाड़ी चलाऊं, राइट? मैं चला रहा हूं और उसके कारण लोगों का नुकसान हो रहा है। इज दैट फ्रीडम? तो मेरा फ्रीडम वहां तक मेरा फ्रीडम है जब तक मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं। तो बिना किसी का नुकसान किए आपकी लाइफ को एंजॉय करना, आपकी लाइफ में वो करना जो आपको पसंद हो, दैट इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी।
ओके, सो फ्रीडम आपने बताया सर, एक मेल पर्सपेक्टिव से आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और काफी मेल पर्सन काफी रिलेट करेंगे। सो एक फीमेल पर्सपेक्टिव से कि एक फीमेल के लिए क्या फ्रीडम होती है, राइट एंड उनकी फैमिली बोलो या कहीं से भी हर एक लड़की को एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये फ्रीडम वर्ड ही फीमेल्स के लिए बना है, बिकॉज मेल ऑलरेडी फ्रीडम में रहते हैं। हार्श रियलिटी है हमारे सोसाइटी का, चाहे वो जो भी चीजें हो रही है, मतलब चाहे लड़कियों की सेफ्टी हो गई, इतने सारे केसेस होते हैं उसको लेके एक फैमिली का कंसर्न होता है या जो भी। सो ये वर्ड ही बना फीमेल के लिए, मुझे ऐसा लगता है। सो आपका क्या बोलना है कि मेल तो सर ऑब्वियसली पहले से ही फ्रीडम में है बहुत कम उन्हें रोका जाता, तो फीमेल्स के लिए फ्रीडम मतलब क्या है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है? देखो, फीमेल्स के लिए अगर फ्रीडम की बात करें तो मैं एक वर्ड पढ़ रहा था, और वर्ड है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सबके लिए। एक फीमेल अपनी फ्रीडम को इस तरीके से मान सकती है, ये ले सकती है कि मैं जो भी कर रही हूं, अगर वो चीजें इंडिया की हर लड़की या हर फीमेल करे तो उनके लिए अच्छा होगा। दैट इज फ्रीडम। मैं जो भी कर रही हूं, अगर वही चीज कोई और रिपीट करता है, उससे उसका नुकसान होता है, दैट इज नॉट माई फ्रीडम। मतलब मैं जो करूं वो सार्वभौमिक, मतलब पूरी दुनिया की हर लड़की करे तो उससे उसको फायदा हो, दैट इज फ्रीडम। कभी कभी क्या होता है, फ्रीडम को लोग पर्सनली ले लेते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे हर तरीके की फ्रीडम चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ सिर्फ पर्सनल नहीं है ना, आप सोशल में भी तो इन्वॉल्व हो। आपकी लाइफ से बहुत सारे लोगों की लाइफ इंपैक्ट करती है। तो आप फ्रीडम को उस तरीके से एंजॉय करो कि आप जो भी करो, अगर वो हर लड़की फॉलो करना शुरू करे और उससे उनका भला हो, उनका नुकसान ना हो, तो वो आपके लिए फ्रीडम है। एज एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कई बार लड़कियां ये कहती हैं कि भाई मैं ड्रिंक करो, मुझे फ्रीडम होनी चाहिए। नो डाउट, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी तरह आपकी बच्ची ड्रिंक करे, चलेगा आपको? क्वेश्चन मार्क। आप पूछो अपने आप से, इज दैट माई फ्रीडम? मैं जो फ्रीडम मांग रही हूं, क्या वही फ्रीडम मैं मेरे बच्चों को दे सकती हूँ? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जो चीज कर रही हूं, अगर वही चीज मेरे समाज की हर लड़की करे तो क्या उससे उनका बेनिफिट है या लॉस है? मतलब जिस चीज को अगर तादाद में लोग करना शुरू करें और उससे उनको नुकसान होना शुरू करे, दैट इज नॉट योर फ्रीडम। तो हमेशा फ्रीडम को इस तरीके से लेना चाहिए कि, और ना ये खाली फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए, हर इंसान के लिए है कि आप जो चीज भी करो उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, वो आपका फ्रीडम है। एज एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरी एक हैबिट है रीडिंग करनी, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि यार अगर हर इंसान किताब पढ़ना शुरू करे तो उसका फायदा है नुकसान है? फायदा है, राइट। मैं ये कहता हूं कि भाई मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं, अगर हर इंसान करना शुरू करे, फायदा है नुकसान? बेनिफिट, राइट। मतलब आपके लिए फ्रीडम वो है जो सार्वभौमिक लोगों पर लागू होता। तो फ्रीडम को आप इस तरीके से कंसीडर करो कि आपके किसी भी एक्टिविटी को अगर कोई रिपीट फॉलो करता है और अगर उससे उसका नुकसान है, तो वो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब होता है हर इंसान करे, उसको बेनिफिट हो। आप इन चीजों को पकड़ के चलो, और कोई भी चीज लो, सिर्फ ये ड्रिंक करने की या फिर सिर्फ ये पार्टी करने की या सिर्फ ये छोटे कपड़े पहनने की, इसकी बात नहीं हो रही है। ये हर चीज में लागू होती है। एज एग्जांपल समझो, एक फैमिली मेंबर के अंदर, मानो कि एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ की झगड़ा हो रहा है, ठीक है। अब झगड़ा हो रहा है, आप कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो, हस्बैंड भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हो गया, इसका इम्पैक्ट जो है आपके बच्चों पर अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? बुरा, राइट। तो वो आपका फ्रीडम राइट नहीं है जिसके कारण दूसरे का नुकसान हो रहा हो। आज आप देखो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की इंटरनल झगड़ों के कारण अनाथ हो जा रहे हैं। इज दैट फ्रीडम? अगर इस माइंडसेट से आपको रहना था तो आपको बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था।
तो अगर आपने पैदा किया है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे किसी भी एक्टिविटी से, ये पेरेंट दोनों के लिए लागू होता है, मेरे किसी भी एक्टिविटी से मेरे लाइफ में जो नया पर्सन एंटर हुआ है उसकी लाइफ इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करने का पूरा हक है, लेकिन दूसरे की लाइफ बिगाड़ के नहीं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो करना है वो करो, लेकिन आपके कारण किसी और की लाइफ में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आपके लिए फ्रीडम नहीं है। जब फ्रीडम की बात हुई है तो एक रियल बेस्ड स्टोरी की बात करूंगी मैं। मेरी फ्रेंड ही है, नोन में बोल सकते हैं। सो उसकी फैमिली में जब उसके एजुकेशन की बात हुई कि हाँ भाई लड़कों को तो सब पढ़ाते हैं, बेटियों को भी पढ़ाओ, तो एजुकेशन की बात हुई तो घर वालों ने उंगली उठाया। जॉइंट फैमिलीज में जनरली हो जाते हैं कि सभी की नहीं, लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम मत दो, वो जाके बिगड़ जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्हाटएवर। 10 लोग 10 तरह की बातें, एंड जॉइंट फैमिली में सारी चीजें सुननी भी पड़ती है। सो वहां से उसने स्ट्रगल करके निकली, स्टडी कंप्लीट किया, जॉब किया, बट एक होता ना, एक टाइम के बाद घर वाले को भी दिखती है वो चीजें कि हाँ ये लड़की ने कुछ गलत नहीं किया, भाग के शादी नहीं की, एग्जाम्पल दे सकते हैं या कोई भी चीज बोल सकते हैं, जिसके लिए एक फैमिली की हाँ एक सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है, तो वैसा काम नहीं किया। सो वही फैमिली पूरी की पूरी, वही रिलेटिव्स अब तारीफ करने लगे उसकी। देखो आज पता नहीं क्यों समाज या बहुत सारे लोग है ना सिर्फ इस चीज को लेके फोकस करते हैं कि बच्ची जो है वो बाहर जाएगी, बिगड़ जाएगी। अगर बच्ची या कोई भी लड़की है, अगर वो बाहर जा रही है, वो खुद का और दूसरे अपनी फैमिली का अगर रिस्पेक्ट कर रही है या उसकी परवाह उसको है, उसको कमिटमेंट, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ जिसके कारण आपको या मुझे नुकसान हो। दैट्स इट। देखो पेरेंट जो होते हैं या फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वो किसी बच्ची को या बच्चे को इसलिए नहीं रोकते हैं कि वो आगे बढ़ जाए। हर पेरेंट को ये चाहिए कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अपने लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करे। उनको डर किस चीज का होता है, वो डर निकाल दो ना। बट सर एक चीज और है कि अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट की बात करो, वो खुद ही अभी स्कूल फेज से निकला है, 10-12 कंप्लीट हुआ है, वो इंसान अभी उसने खुद दुनिया नहीं देखा है, दुनिया में कैसे लोग बाहर निकलने में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे इंसान गलतियों से भी सीखता है। राइट, जब तक गलती करेगा नहीं इंसान सही चीज सीखेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सो वो खुद एक स्टूडेंट है, वो खुद उस फेज में, वो अपने घर वाले को कैसे ट्रस्ट दिलाएगा, जबकि वो घर से एक ट्यूशन जाने भी उसका भाई उसको छोड़ने जा रहा है, मेरी बहन ट्यूशन जा रही है, मैं उसे ड्रॉप करके आऊंगा, मैं उसे पिक कर, वैसे रेस्ट्रिक्शंस। और ये एक सिनेरियो तो सर एक केस पता है हमें, ऐसे तो लाखों लड़कियां हैं जिनके फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, चाहे उनके एजुकेशन के लिए हो। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि बस घूमो पार्टीज करो, आई अग्री विद दैट। फ्रीडम मतलब वो नहीं होता है, फ्रीडम मतलब एजुकेशनल चीजें भी होती है, कई बार एक फ्रेंड ट्रिप भी हो सकता है सर। और जो बोलते हैं ना कि फ्रेंड के साथ ट्रिप में जाएंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे, वहां से बहुत बड़ी लाइफ लेसन मिलती है। सो इन सारे सिनेरियोज पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कहीं मैंने पढ़ा था, मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उसके साथ सफर पे निकल जाओ। देखो जैसे आपने एक चीज बताई कि बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं स्कूलिंग फेज से बाहर निकल रहे हैं, उनको चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कोई माँ बाप इसलिए नहीं लगाता है कि भाई किसी को दबाना है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाता है कि उसको पता है समाज कितना खराब है, समाज आपके साथ कितना बुरा हो सकता है या बुरा कर सकता है, ये उनको अंदाजा है और इसी चीज का उनको डर है। जब उनको ये श्योरिटी हो जाती है कि मेरा बच्चा अब समाज से लड़ लेगा, तो उनको ये जो फिक्र है ना ये कम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बड़े कम उम्र के अंदर ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने जब 12th पास आउट किया था उसके बाद मैंने ट्रैवलिंग मतलब मेरी बड़ी लंबी ट्रैवलिंग होती थी, दूसरे स्टेट्स में जाना, वहां पर 10-15 दिन रहना और ऐसे लोगों के बीच रहना जिनके लैंग्वेज आपके नहीं है, जिनका रहन सहन आपके तरीके से नहीं है, जिनकी चीजें मतलब ऐसी चीजें। तो मैं जब जाता था तो मैं अपनी चीजों को एडजस्ट कर, और ये चीजें जब मेरी फैमिली को समझ में आ गई कि नाउ ही इज द कैपेबल पर्सन, कि जो अपनी चीजों को अपने तरीके से देख लेगा,
आज तक वो दिन और आज तक मेरे किसी ट्रैवलिंग के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किसी ने किया, मेरे पेरेंट या मेरी फैमिली ने, कि भाई तू यहाँ जा रहा है, कैसे रहेगा, क्या करेगा। क्यों? अब उनको पता है कि नाउ ही इज एक्सपीरियंस्ड, अब ये चीज संभाल लेगा। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप जो टेक केयर करते हैं ना, वो टेक केयर इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपकी चीजों को उनको दबाना है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप शायद ये चीजों के बारे में अभी अवेयर नहीं हो कि आपको लेकर क्या क्या घटना या क्या क्या चीजें हो सकती है, इससे उनको डर है। तो पहली चीज ये है कि पेरेंट कभी किसी बच्चे को दबाते नहीं है। पेरेंट इसलिए रोक टोक करते हैं क्योंकि उनको पता है समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपका बुरा होगा। तो एक चीज अवॉइड करने के लिए वो आपके ओवर कहते हैं ना प्रोटेक्शन करते हैं, वो आपको लेके ओवर कहते हैं ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनको डर है, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें ये चीज समझ में आ रही है, इसके कारण। और दूसरी चीज, जैसे बताया कि भाई आज के टाइम पे हर इंसान को अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल हर इंसान को खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप एक्सपीरियंस पर्सन से सीखो ना। लाइफ में दो चीज होती है, या तो आपके खुद के एक्सपीरियंस करो और या तो दूसरे के एक्सपीरियंस आप सीखो। तो जब तक आपके पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप दूसरे का एक्सपीरियंस आप यूज करो। और वो दूसरे एक्सपीरियंस कौन है? आपके माँ बाप। उनसे बेटर चीजें और कौन समझेगा आपके बारे में? उनसे अच्छी चीजें, अच्छी राय आपके बारे में और कोई नहीं समझेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, आज के जो बच्चे हैं ना, वो कभी कभी और कहीं ना कहीं पेरेंट की भी इसमें गलती होती है। पेरेंट भी बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अपने बच्चों को हर चीज में रोक टोक करते हैं। और कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट की इस रोक टोक को वो पर्सनली ले लेते हैं कि मुझे तो लाइफ में कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे तो हर चीज में रोका टोका जाता है। दोनों को समझना चाहिए। पेरेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो कुछ चीजों की फ्रीडम उसको धीरे धीरे मुझे देनी है, पहली चीज। दूसरा, बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट जिस चीज के लिए रोका टोकी कर रहे हैं वो चीज मेरे अच्छे के लिए है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पेरेंट को ऐसा लगता है मेरा बच्चा कुछ मानता नहीं है, और बच्चे को ऐसा लगता है मेरे पेरेंट जो हर चीज में रोका टोकी करता है। एक्चुअल में दोनों का कंसर्न सेम है, दोनों का प्रॉब्लम जो एक ही है कि बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, एक माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी होती है, और हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बच्ची या बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल ना देखे जो मैंने देखा है। वो चाहता है कि वो मेरे से जल्दी सक्सेस हो जाए। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो घटनाएं घटी है मेरे बच्चे या मेरे बच्ची की लाइफ में ना घटे, जिसके कारण उसको तकलीफ हो। वो इन चीजों से बचने के लिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो उनका ओवर प्रोटेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को थोड़ा सा इन्फीरियरिटी का फील होता है कि भाई मेरे माँ बाप है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रोटेक्टिव है। तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर जिसके कारण अगर दोनों होते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो दोनों चीजों की बेटर मतलब बढ़िया चीजें हो सकती है। बट सर आपको ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे पेरेंट्स की लाइफ है, आपने बोला कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें देख ली होती है, सीख ली होती है कि वो नहीं चाहते मेरा बच्चा भी उस चीजों से गो थ्रू करे। जैसे उनकी लाइफ है, उनका स्ट्रगल है, उनके बच्चे हैं, उनकी लाइफ है, उनका खुद का स्ट्रगल होनी चाहिए, उनकी खुद की स्टोरी होनी चाहिए जो वो भी कल को जाकर के सुना सके, वो खुद भी उस स्ट्रगल से सीख सके। क्योंकि देखो सर, ऐसी चीजों में ना आधे बच्चे, आधे से ज्यादा बोल सकते हैं, बच्चे अपने पैशन को छोड़ करके बस फैमिली की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में लग जाते हैं, चाहे वो एक जॉब ही क्यों ना कर रहा हो। आजकल के जनरेशन में बहुत लोगों का जैसे व्लॉगर बनने का शौक हो गया, किसी की ड्रीम ही होती है कि मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे एचआर में जाना है, या बहुत सारी चीजें व्हाटएवर। तो वो अपने पैशन को छोड़ करके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने लग जाता है। तो कुछ एक ऐसा मैसेज जो आप दे उन पेरेंट्स को जो कि बहुत सारे अर्बन एरियाज में बैठे हैं, उनकी बेटियां बैठी है,
जो 10th-12th में होंगे, जो आगे एजुकेशन करना चाहती है, जो ग्रो करना चाहती है, एंड वो अगर अभी उनको टाइम नहीं देंगे ना, तो वो कल को आगे बढ़ के जो कॉर्पोरेट्स हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा उन्हें। और कई बार अर्बन एरियाज में भी सर, कई बार क्या, बहुत सारे उनके पास इतना टैलेंट है बट उस टैलेंट को वो निखार नहीं पा रहे। ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं, लैक ऑफ सोर्स बोल सकते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन या कुछ एक ऐसा आप मैसेज दो जो दोनों के लिए हो, एक फैमिली के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को वो फ्रीडम दे या उस चीजों को केपेबल समझे कि तुम अपनी स्टोरी बनाओ, तुम अपना जर्नी जियो। और सब जाएंगे तो सब ऑब्वियसली विनर नहीं होंगे, फेलियर्स भी होंगे। एक बिजनेसमैन के तरीके से भी हो कि हाँ, हमें अपकमिंग 10 साल के बाद हमें ऐसे स्किल्स और ऐसे डेवलप्ड एम्प्लॉयज मिलेंगे। एंड एक फीमेल के लिए कि जहां पे वो स्टक हो जा रहे हैं अपने ड्रीम को अचीव करने में, जो वो चाहते हैं, जो वो सपना देखते हैं, जो वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते होंगे कि हाँ, मेरे दूर दराज की लड़की ने ऐसा लगाया है, वो ऐसा कर रही है, काश मैं भी ऐसा कर पाऊं। तो देखो, एक तो पेरेंट्स के लिए जो मैसेज मेरा ये रहेगा कि बच्चों की ओवर पैम्परिंग करना वो आप बंद कर दो, ओवर प्रोटेक्टिव होना बंद कर दो, क्योंकि ये आपका ओवर प्रोटेक्टिव आपके बच्चों को कई बार दुश्मन बना देता है आपका। तो बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो। हाँ, कहते हैं ना वो स्लॉट में, एक साथ में सारी फ्रीडम मत दे दो। आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कैपेबिलिटी निखरती जाए वैसे वैसे आप उसको फ्रीडम दो। जैसे एज एग्जांपल कि किसी बच्चे ने आपके शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने का ट्रैवलिंग नहीं किया, तो उसको वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करने की परमिशन देना मतलब एक बहुत बड़ा खतरा। तो आप उसको स्लॉट में परमिशन दो, स्लॉट में आप उसको फ्रीडम दो, ताकि वो कैपेबल होता जाए और धीरे धीरे उस फ्रीडम को भी एंजॉय करता जाए। तो एक चीज मैसेज होगा ये पेरेंट के लिए जो मैं देना चाहूंगा कि ओवर प्रोटेक्टिव होना या ओवर पैम्परिंग करना आप बंद करो। आपके बच्चों को आज के टाइम पे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको फ्रीडम देना उनको जरूरी है, बट फ्रीडम स्लॉट में होना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से आपकी लाइफ जियो। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके कारण किसी की लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस में नहीं आनी चाहिए, दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, उसका आप ध्यान रखो। मतलब आप वो चीजें करना शुरू करो कि जिसके कारण आपका और आपकी फैमिली का बेटर चीजें हो सके, रादर देन कि भाई उनकी या आपकी चीजों में कहीं दिक्कत आए। क्योंकि आपके किसी भी एक्टिविटी से सिर्फ आपको तकलीफ नहीं आती, आपकी फैमिली को भी वो तकलीफ आती है। सो आप उस फ्रीडम को मिसयूज ना करो। आप फ्रीडम को इस तरीके से लो कि मुझे फ्रीडम मिला हुआ है तो मैं मेरी लाइफ को बेटर बनाऊं, रादर देन कि मैं एंजॉयमेंट कर रहे में अपना पूरा टाइम और पूरा फ्रीडम का इस्तेमाल करो। तो वो चीजें आप करो। और तीसरी चीज जो आपने बताई कि आने वाले समय में किस तरह का जो स्किल्स है वो रिक्वायरमेंट है, देखो आने वाले टाइम में जो हम अभी देख रहे हैं वो एआई, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका बड़ा ट्रेंड आने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेटिव वर्क है ना वो एआई ब्लॉक कर देगी। मतलब उसके कारण, एआई के कारण जो रिपीटेटिव वर्क है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा आइडियाज जनरेशन के ऊपर, आपको काम करना पड़ेगा क्रिएटिविटी के ऊपर। अगर ये चीजों के अंदर आप अपने आप को अगर फ्यूचर के लिए तैयार करते हो तो फ्यूचर में आपकी जॉब या आपका बिजनेस आपके लिए एक अच्छा वरदान साबित होगा। और अगर आप कोई रिपीटेटिव वर्क में हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मुझे चाहिए था, वो भी मिली, काफी लेसन्स भी मिले जो मैं आगे जाकर के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच।